Good morning, students. How are you? I hope you all are very well and healthful. You know that we have completed our 2 poems of first flight book. First and second poem is written by Robert Frost. First poem name was Dust of Snow, and second poem name was Ice, Fire and Ice. ठीक है, तो वो हम दोनों पढ़ चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल रीड अबाउट और थर्ड पोएम इज विच नेम इज ए टाइगर इन द जू. इट्स रिटन बाय लॉस्ली नॉरिस. तो लेट्स सी व्हाट इज हैपेंड इन दिस पोएम. तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोएम है इसका नाम है टाइगर इन द जू, यानी बाघ. चिड़ियाघर में एक बाघ, ऐसा कह सकते हैं हम कि चिड़ियाघर में एक बाघ है, तो उसकी एक स्टोरी है. तो पहले मैं इस पोएम है, स्टोरी क्या है, इस पोएम के बारे में बता देता हूं कि इस पोएम में दो जो बाघ होते हैं, यानी एक तो चिड़ियाघर का बाघ जो परतंत्र होता है, ठीक है, और जो पिंजरे की सलाख है उनके पीछे वो अपनी स्वतंत्रता को दबाए हुए, यानी परतंत्र होकर अपनी स्वतंत्रता को दबाए हुए वहां पे उस पिंजरे में उसका जो स्थिर जो स्थान होता है, प्लेस होता है, उसमें विचरण करता रहता है. और एक तरफ जो प्रकृति में निवास करने वाला बाघ है उसके बारे में चर्चा की गई है. तो आप बताएंगे कि भी कौन से स्टेंजा में प्रकृति के बाघ का वर्णन किया गया है और कौन से स्टेंजा में जो पिंजरे का जो बाघ है, चिड़ियाघर का जो बाघ है, उसका वर्णन किया गया है. लेट्स रीड अहेड व्हाट इज हैपेंड इन दिस पोएम. ए टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ. ठीक है, अब देखो ये पोएम है, उसके बारे में बताया गया कि पहले इसमें क्या होता है. दिस पोएम कॉन्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी इस कविता में एक चिड़ियाघर के बाघ और एक प्राकृतिक निवास में रहने वाले बाघ की क्या की गई है, तुलना की गई. ये जो कविता है इसमें जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्या है कि एक तो चिड़ियाघर का बाघ है जो परतंत्र है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, जो पिंजरे में बंद है, ठीक है, और दूसरा बाघ है जो प्राकृतिक आवास में रहता है. तो उन दोनों के बीच में तुलना की गई है कि उन दोनों का क्या गतिविधियां रहती है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी ये जो कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है या जंगल तक जाती है. यानी इस कविता को हम पढ़ते हैं तो ये चिड़ियाघर से स्टार्ट होती है. पहले इसमें जो चिड़ियाघर का जो बाघ है उसके बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होती है. उसके बाद में जो जंगल का जो बाघ है, जो टाइगर है, उसके बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होती है. ठीक है, एंड बैक अगेन इन द जू. ठीक है, और फिर वापस ये पुनः किस में आ जाती है, चिड़ियाघर में आ जाती है. तो चिड़ियाघर से जंगल में और जंगल से चिड़ियाघर में, इस प्रकार इसके जो स्टेंजा है वो चलते रहते हैं. ठीक है, इस पोएम को पढ़ के आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेंजा है वो चिड़ियाघर के बाघ के बारे में और कौन सा स्टेंजा है वो जंगल के बाघ के बारे में. ठीक है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस. एक बार इस कविता को आप शांति से पढ़ें, साइलेंटली यानी मौन वाचन करें, शांति से पढ़ें. ठीक है, चुप. एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, यानी कौन सा जो छंद है, स्टेंजाज है, यानी कौन से जो छंद है वो चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बोलते हैं या बताते हैं. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से जो छंद है वो जंगल का जो बाघ है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, तो ये कविता के बारे में पहले बता दिया गया है. ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से कि भाई इसमें क्या क्या होता है. ठीक है, तो चिड़ियाघर के बाघ के साथ क्या क्या, मतलब उसका जो दैनिक जीवन है, दैनिक गतिविधि है वो कैसी रहती है, और बाघ की गतिविधि है वो कैसी रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. ठीक है, तो देखो, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट राइट्स. ठीक है, तो पहले
जो ये जो स्टेंजा है, इसमें ये जो ही है वो जो टाइगर ऑफ द जू है, यानी चिड़ियाघर का जो बाघ है उसके बारे में, टाइगर ऑफ जू यानी चिड़ियाघर का जो बाघ है उसके बारे में यहाँ पे ही कहा गया है, यानी चिड़ियाघर के बाघ में के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो टाइगर ऑफ जू उसके बारे में बात चल रही है। तो ही स्टार्ट्स इन हिज व्यूड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी यहाँ पे पोएट है वो कहता है कि ये जो चिड़ियाघर का जो बाघ है वो अपनी चमकीली स्ट्राइप के साथ, यानी जो अपनी चमकीली धारियां हैं, व्यूड का मतलब क्या होता है, चमकीली, चमकीली, और स्ट्राइप्स का मीन्स क्या होता है, धारियां। ये जो स्ट्राइप है इसका मीन्स क्या होता है, धारियां। ठीक है, तो द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यानी जो बाघ है वो अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने केज में यानी अपने पिंजरे में फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम है वो आगे बढ़ता है, यानी जितनी उस पिंजरे की दूरी है उतनी ही दूरी वो कुछ कदम अपने आगे बढ़ाता है। कहां पे, अपने पिंजरे में, जो चिड़ियाघर में उसका जो पिंजरा है वहां पे अपनी चमकीली धारियों के साथ जो वो क्या करता है, कुछ कदम है वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी पेड्स का मतलब उसके जो गद्देदार पंजे हैं, यानी उसके जो पंजे हैं उसके बारे में बात की गई है, यानी उसके जो गद्देदार पंजे हैं उसके बारे में बताता हूं। और वेलवेट क्या कहते हैं, मखमल को कहते हैं, मखमल होता है उसको क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। ठीक है, तो द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी अपने गद्देदार जो मखमली पंजे हैं उन पे, उनके साथ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांति से, शांति से वो क्या करता है, विचरण करता है। क्योंकि गद्देदार, अब जैसे मान लो अब आपने कुछ पैरों में ठोस वस्तु या मतलब कुछ पहन रखा है, जूते वगैरह, तब उसकी आवाज आती है, ध्वनि आती है, लेकिन जब एक सॉफ्ट चीज आपके पैरों के नीचे है तो कोई ध्वनि नहीं होती है। तो वो क्या करता है, अपने जो मखमली गद्देदार पंजे हैं उनके साथ क्या करता है, क्वाइट करके विचरण करता है, मतलब शांति से, कोई ध्वनि है वो नहीं करते। फिर आगे देखिए, इन हिज क्वाइट रेज, यानी अपने शांत क्रोध में, अपना उसका जो शांत क्रोध है, रेज का मीन्स क्या होता है, क्रोध। ठीक है, तो अपने शांत क्रोध में वो क्या करता है, विचरण करता है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो ही स्टार्ट्स इन हिज व्यूड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट एंड हिज क्वाइट रेज, यानी यहाँ पे कवि है वो हमें ये बताना चाहता है, पोएट है वो हमें ये बताना चाहता है कि एक जो बाघ है वो अपनी चमकीली धारियों के साथ, यानी अब उसकी जो अपनी चमकीली धारियां हैं उनके साथ अपने गद्देदार मखमली पैरों से शांति से क्या करता है, यानी जिससे कोई ध्वनि नहीं निकलती है, और इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में पिंजरे में क्या करता है, कुछ कदम आगे बढ़ाता है, यानी जहां से पिंजरे की जितनी दूरी है, क्योंकि पिंजरे की दूरी है बहुत ही कम होती है, तो उतनी दूरी वो क्या करता है, उसको आगे पीछे कदम ताल करता है, चलता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो स्टेंजा है वो आपको एकदम अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सेकंड जो स्टेंजा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें चिड़ियाघर का जो बाघ है, यानी टाइगर ऑफ जू, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पे दूसरा किसके बारे में कहा गया है, पहले पढ़ के देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वियर प्लम्प डियर पास। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ के लग रहा है कि इसमें जो टाइगर ऑफ जंगल, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है कि टाइगर ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का जो बाघ है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो पहले इसके जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो लर्किंग का मतलब होता है छिपकर हमला करना। ठीक है, छिपकर हमला करना, छिपकर हमला करना। ठीक है, दूसरा शेडो का मतलब क्या होता है, छाया। शेडो का मतलब छाया या अंधेरा भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉन्ग ग्रास, लंबी घास। स्लाइडिंग यानी खिसकते हुए, खिसकते हुए क्या,
खिसकते हुए, खिसकते हुए, खिसकते हुए। फिर नियर द वाटर होल, वाटर होल कहा गया है कोई तालाब या कोई जलाशय है उसके बारे में कहा गया है, तो जलाशय के बारे में कहा गया है। और प्लम्प डियर, प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, और डियर का आपको पता ही है, डियर का हिरन को कहते हैं गोल मटोल, ठीक है, यानी मोटा ताजा गोल मटोल हिरन है। और पास का मीन्स होता है गुजरना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कवि है वो क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मीनिंग आपने देख लिए। अब देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वियर प्लम्प डियर पास, यानी उसको, यानी ही यहां पे टाइगर ऑफ फॉरेस्ट की बात चल रही है, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वियर प्लम्प डियर पास, यानी वो जो जंगल का बाग है वो जो पास में ही एक, जंगल के पास में एक जलाशय है या तालाब है, वहां से जो प्लम्प डियर यानी गोलमटोल डियर है, यानी जो गोलमटोल हिरन है जो वहां से गुजरता है, उस पर क्या करना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी जो लंबी घास है उसकी ऊपर से सरकते हुए या खिसकते हुए, और अंधेरे में, शेडो का मतलब होता है अंधेरा या छाया में, और छिपते हुए, छिपकर क्या करना चाहिए, उस पर हमला करना चाहिए। यानी जंगल का जो बाग है उसे क्या करना चाहिए, कोई जलाशय है वहां से कोई गोल मटोल हिरन है वो गुजर रहा है, तो उसको घास पे खिसकते हुए, ठीक है, और अंधेरे में घास में खिसकते हुए उस पर क्या करना चाहिए, छिपकर हमला करना चाहिए। तो ये जो जंगल का जो बाग है उसका कार्य, तो इसमें टाइगर ऑफ फॉरेस्ट की बात की गई है, ऊपर में टाइगर ऑफ जू की बात की गई है, ठीक है। अब नीचे आगे बढ़ते हैं, तीसरे जो स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा उसके बारे में पढ़ते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इसमें भी टाइगर ऑफ फॉरेस्ट की बात चल रही है, ये भी क्या है, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट उसकी बात चल रही है, यानी जो प्रकृति में निवास करने वाला, यानी नेचर हैबिटेट है, यानी जो नेचर प्रकृति में निवास करने वाला जो जानवर है उसके बारे में, यानी बाघ है उसके बारे में बात की गई है। तो पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं कि इसके मीनिंग कौन से हैं। तो स्नेरलिंग का मतलब होता है दांत दिखाते हुए, दांत दिखाते हुए गर्जना करना, गर्जना करना या गुर्राना भी कह सकते हैं, ठीक है, गर्जना करना भी हो सकता है और गुर्राना भी हो सकता है, ठीक है। दांत दिखाते हुए गुर्राना, ठीक है, गुर्राना यानी गर्जना करना, ठीक है, दहाड़ना जोर से। और एट द जंगल एज यानी जंगल के किनारे, ठीक है। और बेरिंग, बेरिंग का मतलब दिखाना, ठीक है, ये एक वर्ब है, दिखाते हुए, दिखाते हुए, ठीक है। हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स का मतलब होता है दांत, दांत को फैंक्स कहा गया है, ठीक है। और क्लोज का मतलब होता है पंजे, उसके जो पंजे हैं उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। फिर टेरराइजिंग यानी आतंकित करना, भययुक्त करना, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा आतंकित, आतंकित करते हुए, ठीक है। और विलेज यानी गांव, ठीक है। तो ये मीनिंग है वो हमने देख लिए हैं कि यहाँ पे स्नेरिंग का, स्नेरलिंग का मतलब है दांत दिखाते हुए गुर्राना, और बेरिंग का मतलब देखते हुए, दिखाते हुए या देखते हुए जो भी है।
और फैंक्स का मतलब होता है दांत, और क्लॉज का मतलब होता है पंजे, और टेररिज्म का मतलब आतंकित। तो अब यहाँ पे भी किसकी बात की गई है? टाइगर ऑफ फॉरेस्ट, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ही का मीन्स क्या है? टाइगर ऑफ फॉरेस्ट, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, आप देखिए, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, यानी यानी जो टाइगर है, जो बाघ है, उसको जंगल के किनारे, यानी जंगल के किनारे, जो जंगल के किनारे आसपास जो घर हैं, उनको दांत दिखाते हुए गुर्राना, यानी दांत दिखाते हुए, अपने जो दांत है उनको दिखाते हुए गुर्राना, गर्जना करना, ऐसा उस बाघ को करना चाहिए। और बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने जो सफेद दांत है, ठीक है, हिज क्लोज, और अपने जो पंजे हैं उनको दिखाते हुए टेरराइजिंग द विलेज, यानी ग्रामीण के जो लोग हैं या गांव के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? भयत्रस्त करना चाहिए, आतंकित करना चाहिए। ये एक बात का कार्य बताया गया है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी जंगल के किनारे जो आसपास के जो घर है उनको दांत दिखाते हुए क्या करना चाहिए? उसको गर्जना करनी चाहिए, गुर्राना चाहिए, धाड़ना चाहिए। और बेरिंग हिज वाइट फ्लैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, तो उसको अपने सफेद दांत और पंजे दिखाते हुए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? आतंकित करना चाहिए, भयत्रस्त करना चाहिए। यानी वो अगर गुर्राए और अपने जो दांत दिखाए तो गांव के लोग हैं वो डरने चाहिए। तो ये टाइगर ऑफ फॉरेस्ट की बात चल रही है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे देखिए, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, अब यहां पे लॉक का मतलब ताले में बंद, और कॉन्क्रीट का मतलब होता है कंक्रीट की जो सेल होती है, कोठरी। तो कंक्रीट की जो सेल, कंक्रीट, ठीक है, और सेल का मीन्स कोठरी, या कह सकते हैं पिंजरा भी, कोठरी, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ का मीन्स आपको पता ही है, ताकत है। बार्स का मीन्स होता है सलाखें, सलाखें, पिंजरे की जो सलाखें हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, और स्टैकिंग का मतलब होता है विचरण करना, विचरण करना। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? विचरण करना, विचरण करना। और इग्नोरिंग यानी उपेक्षा करना। और विजिटर्स का मीन्स क्या होता है? विजिटर्स का मीन्स होता है आगुंतक, आगुंतक या पर्यटक कह सकते हैं, जो उनको देखने आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। कॉन्क्रीट सेल का मैंने बता दिया, कंक्रीट की जो कोठरी है उसका, और बार्स का मीन्स सलाखें हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो टाइगर है उसमें किसकी बात हो रही है? यहाँ पे टाइगर ऑफ जू की बात हो रही है, टाइगर ऑफ जू, यानी चिड़ियाघर का जो बाघ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु वो एक कंक्रीट की कोठरी में क्या रहता है? ताले में बंद रहता है। कंक्रीट की जो कोठरी है उसके ताले में बंद रहता है, यानी उसपे कंक्रीट की कोठरी है या पिंजरा है, उसके ताले में बंद है। कौन रहता है? चिड़ियाघर का बाघ। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो सलाखों के पीछे। क्यों? क्योंकि इसमें ताकत तो बहुत है, लेकिन वो ताकत है वो उसको काम में नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो पिंजरा है उसकी जो सलाखें है उसके पीछे छिपी हुई है, क्योंकि वो उस पिंजरे को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, उसकी सलाखों को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए उसकी जो ताकत है वो पिंजरे के पीछे है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहां पे जो विजिटर्स आते हैं, यानी जो आगंतुक आते हैं, जो पर्यटक आते हैं उस बाग को देखने के लिए, तो उनकी उपेक्षा करते हुए
वो पिंजरे की लंबाई तक क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है, यानी विचरण करता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो बाघ है चिड़ियाघर, उसके बारे में बताया गया है कि वो एक कंक्रीट की कोठरी में क्या रहता है, कंक्रीट की कोठरी के ताले में बंद रहता है, उसके आगे ताला लगाया हुआ है, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो सलाखों के पीछे है, और वो आने वाले आगंतुकों की उपेक्षा करते हुए वो जो पिंजरा है उसकी जो लंबाई है वहां तक क्या करता है, विचरण करता है, अपने कदम है, स्टेप्स है, वो आगे बढ़ाता है। तो यहां तक सभी को क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, तो यहां पे एक बार पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, लास्ट नाइट, ये तो आपको पता है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, यानी गश्त लगाने को क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं। तो पेट्रोलिंग का मीन्स क्या होता है, गश्त लगाना। गश्त लगाना, ठीक है। और स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना। ठीक है, और ब्रिलियंट का मीन्स क्या होता है, ब्रिलियंट का मीन्स होता है चमकीली या चमकीला, चमकीला कह सकते हैं, चमकीली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग हो गए। अब हम इस स्टेंजा को देख लेते हैं। तो यहां पे यहां पे जो ही है इसका मीन्स क्या है, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट, टाइगर ऑफ फॉरेस्ट। तो उसके बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो देखिए अब क्या होता है। ठीक है, एक बार मीनिंग देख लिए, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना हो गया। ठीक है, और स्टेयर्स का मीन्स टकटकी लगाकर देखना, और ब्रिलियंट का मीन्स है चमकीला, और स्टार्स का मीन्स सितारे या तारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी द पेट्रोलिंग कार्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी रात को वो अंतिम आवाज है वो सुनता है। किसकी सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो कारें हैं वो गश्त लगा रही होती है, तो उनकी जो अंतिम ध्वनि के रूप में रात को वो उनकी जो गश्त लगाने की जो आवाज है उसको अंतिम ध्वनि के रूप में सुनता है। कौन सुनता है, जंगल का बाघ। ठीक है, फिर आगे देखिए, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी वो अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट आईज यानी अपनी चमकीली आंखों के साथ वो आसमान में जो चमकते हुए तारे हैं उनको टकटकी लगाते हुए देखता है। क्यों देखता है पता नहीं, लेकिन टकटकी लगाकर देखता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वो रात की अंतिम ध्वनि को सुनता है या आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, कारों की गश्त लगाते हुए, यानी जो कारें हैं जो गश्त लगा रही हैं, तो उनकी जो आवाज है उनको अंतिम ध्वनि के रूप में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आंखों से वो जो चमकीले तारे हैं उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है, यानी स्टेयर्स करता है, घूरता हुआ रहता है। ठीक है, अपनी पलकें झपकाए बिना ही उनको देखता रहता है। इस प्रकार ये जो हमारे लेस्ली नॉरिस के द्वारा जो रिटन पोइम थी वो हमने उसके जो 500 स्टैंजा थे वो सारे के सारे देख लिए। अब लेकिन इसकी जो राइम स्कीम है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई उसकी इन 500 स्टैंजा की तुक क्या है वो हमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या क्या तुक है। तो पहले आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको साउंड पे फोकस करना है, यानी राइम को आपको अगर पता लगाना है तो एक बार इस साइड में मैं लिख देता हूं राइम। ठीक है, अब यहां पे पहले फर्स्ट स्टैंजा की देख लेते हैं, फर्स्ट स्टैंजा की क्या राइम है। ठीक है, तो
ही स्टार्ट्स इन इज वीव्ड स्ट्राइप्स। तो इन जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं उन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट और रेज। ठीक है, अब स्ट्राइप्स हैं तो इसकी ध्वनि, तो इसको क्या दे देंगे, ए सिंबल दे देंगे हम। फिर केज है उसको क्या दे देंगे, बी दे देंगे। और क्वाइट और स्ट्राइप्स थोड़ा अंतर है, यहाँ पे अंत में एस की ध्वनि रही है स्ट्राइप्स, जबकि ये क्वाइट थोड़ा अलग है। इन स्ट्राइप्स में और केज क्वाइट तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर दे देंगे, सी सिंबल दे देंगे। अब केज और रेज दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी है, सेम है, तो इसको भी हम क्या दे देंगे। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी और बी। ठीक है, फिर हम दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है, आप आसानी से इसको राइम स्कीम को देख सकते हैं। फिर सेकंड जो स्टेंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो पहले देखो इसमें शेडो है। ठीक है, शेडो, फिर ग्रास, तो दोनों की ध्वनि अलग अलग है, तो इसको ए सिंबल दे देते हैं, इसको बी सिंबल दे देते हैं। फिर होल, होल है वो भी इन तीनों में नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या दे देते हैं, सी सिंबल दे देते हैं। और पास, तो ग्रास और पास दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी है, सेम है, तो इसको हम क्या देते हैं, बी सिंबल देते हैं। तो इस दूसरे स्टेंजा की भी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। ठीक है, तो ये दो स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी राइम स्कीम है वो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिर आगे देखिए, जो तीसरा स्टेंजा है और चौथा और पांचवा तीनों की देख लेते हैं कि क्या राइम स्कीम रहती है। तीसरे की देखते हैं, तीसरे की क्या राइम स्कीम रहती है। तो ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेज, तो पहला हाउसेज, फिर एज, दोनों ही अलग अलग ध्वनि है, तो इसको क्या रख देते हैं, ई सिंबल दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। क्लॉज, ये भी अलग है, तो इसको सी दे देते हैं। और विलेज यानी एज, एज दोनों में सेम ध्वनि आ रही है, तो इसको बी दे देते हैं। यानी एज विलेज दोनों की जो साउंड है वो सेम आ रही है, तो हम इसको क्या दे देते हैं, ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा बी। यानी अभी तक तीनों स्टेंजा आए हैं, उनकी जो राइम स्कीम है वो एकदम एक जैसी है। अब चौथा जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, सेल। ठीक है, तो इसको ए सिंबल दे देते हैं। फिर बार्स, इसको बी दे देते हैं। फिर केज, इसको सी दे देते हैं। ठीक है, और फिर विजिटर्स, ठीक है, विजिटर्स, बार्स, ये यहां पे ये जो साउंड है वो सेम आ रही है। ठीक है, बार्स, विजिटर्स, अस, बार्स, अस, विजिटर्स, तो सेम आ रही है, तो इसको भी हम क्या देते हैं, बी दे देते हैं। तो ये भी ए बी सी बी, इसकी भी राइम स्कीम सेम हो जाएगी। फिर आगे देखिए, तीसरा जो स्टेंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, नाइट, तो ये हो गया ए। फिर कार्स, दोनों की अलग अलग है, तो ये हो गया बी। आइज, ये भी अलग आ रहा है, तो इसकी होगी सी। और स्टार्स, कार्स, स्टार्स, तो दोनों की सेम आ रही है, तो ये हो गई बी। तो इस प्रकार पांचवे की भी हमने राइम स्कीम देखी, वो भी ऊपर वाले जो स्टेंजा है उनके जैसी की जैसी है, तब ये हो जाएगी ए बी सी बी। तो इस प्रकार ये तीनों की जो राइम स्कीम है वो हमने देख ली है, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको भी ये जो राइम स्कीम है वो इस प्रकार आप कर लोगे, इसको आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड पोएम विच नेम इज ए टाइगर इन द जू। ठीक है, और इट्स रिटन बाय लॉसली नॉरिस, यानी लॉसली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो तीनों पोएम्स हैं मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे अंक है वो प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं पंकज केसैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद,
जय भारत।